डिफरेंट स्पोर्ट चूज़ किया है। मैं अपने स्कूल में पहला स्टूडेंट था जो साइकिलिंग करता हूँ। अच्छा। कभी कहीं पत्थर से नीचे ला रहा हूँ तो मैं गिरा हूँ बहुत बार। इतनी ट्रेनिंग नहीं होती थी कि हम साउथ वालों को लाइक बीट कर पाएँ उन्हीं के गेम में। एक-एक दोस्त से माँग-माँग के मैं अपना पहला नेशनल खेलने गया था और वो अब तक के करियर का पहला मेडल है। हाँ, वो मेरा पहला ब्रॉन्ज़ मेडल रहा है। जी। सरकार को ज़्यादा वो करना चाहिए एडवेंचर स्पोर्ट्स के प्रति कि जब आप पार्टिसिपेट कर लेते हैं एक बार, तब आपको सपोर्ट मिलता है, तो मिलना। उसका मेरे को फ़ायदा तो लगता नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और आपके साथ मैं हूं करण सिंह दयाल। हमारे इस खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपने इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे खिलाड़ी से जो अपने हुनर के दम पर न सिर्फ देहरादून बल्कि पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहा है। आज के मेहमान हमारे लिए खास इसलिए भी हैं, वो अपने हुनर से न सिर्फ राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं बल्कि पूरे समाज में फिट इंडिया का एक संदेश भी दे रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अश्विन राठौड़ की। अश्विन वो साइकिलिस्ट हैं जिन्होंने 5 बार नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया है और साइकिल की 2 श्रेणियों में वो पार्टिसिपेट करते हैं। उनके इस सफ़र पे हम बातचीत करेंगे। अश्विन, अमर उजाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। अश्विन, एक पहले सिंपल से सवाल से शुरुआत करते हैं। कैसे शुरू हुआ और कैसे ज़हन में आया कि साइकिलिंग करनी चाहिए और इस कम उम्र में आपने साइकिलिंग को एज़ अ करियर चुना? तो काफ़ी पहले की बात है जब मेरे फादर और मैं पौड़ी में रहते थे, पौड़ी शहर में, तो काफ़ी छोटा शहर है, तो वहाँ लोगों को ज़्यादा एक्सपोज़र है नहीं स्पोर्ट्स का और साइक्लिंग जैसे कि एक एडवेंचर स्पोर्ट्स है, तो ये तो लोगों को नाम भी नहीं सुना होता ज़्यादातर। तो मेरे फादर ने एक पहली बार साइकिल ली थी, गियर्ड साइकिल, जी। तो उसको देख के हमको भी जोश आया कि यार ये अच्छी चीज़ है, इसमें मज़ा भी बहुत आता है। मतलब संडे को घूमने चले जाओ कहीं भी, राइड करते-करते बहुत मज़ा आता था। तो इससे धीरे-धीरे मेरे को और मेरे बड़े भैया को काफ़ी शौक चढ़ा। तो फिर हमने पापा से बोला कि हमको भी दिलाओ साइकिलें। जी। तो फिर पापा ने हमको भी साइकिलें दिलाई, फिर हम साथ में संडे को राइड करते थे, काफ़ी मज़ा आता था। तो ऐसे ही एक दिन मेरी दोस्ती हुई एक देहरादून के ही एक मेरे दोस्त से, तो वो साइकिलिंग काफ़ी अच्छी करता था। तो उसने मेरे को एक दिन सजेस्ट किया कि अगर तू साइकिलिंग कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, तेरे को मज़ा आता है, तो क्यों ना तू और ऊपर खेल इसमें, स्टेट लेवल खेल, क्या पता तू नेशनल के सिलेक्ट हो जाए। मैंने सोचा हाँ यार, ट्रेनिंग तो मैं कर ही रहा हूँ। जी। तो फिर मैंने काफ़ी ट्रेनिंग करी और मैं उसके साथ स्टेट सिलेक्शन में गया, हल्द्वानी उत्तराखंड के स्टेट सिलेक्शन में। वहाँ अंडर 14 खेला मैंने पहली बार और मेरी वहीं फर्स्ट रैंक आ गई, जो कि मेरे लिए बहुत सरप्राइज़िंग था। पर मेरे को काफ़ी जोश मिला कि हाँ, मतलब मैं भी कर सकता हूँ। फिर मैं अपना पहला नेशनल खेलने गया था महाराष्ट्र, वहाँ मैंने खेला, बट वहाँ जब मैंने कॉम्पिटिशन और बाकी बच्चों को देखा, तब मेरे को थोड़ा डाउन फ़ील हुआ क्योंकि मेरी रैंक पहले बहुत अच्छी नहीं आई, लाइक 36 टू 40 के बीच में मेरी रैंक थी। अच्छा। तो मेरे को लगा कि अभी मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके बाद जब हम वापस आए तो मैंने घरवालों से ज़िद करी कि मेरे को साइक्लिंग करनी है, मतलब इसमें फ्यूचर बनाना है अपना, काफ़ी मज़ा आता है। तो घरवालों ने भी सपोर्ट किया काफ़ी मेरे को और हम पौड़ी से शिफ्ट होके देहरादून आ गए, स्पेसिफ़िकली क्योंकि मेरे को साइक्लिंग में करियर बनाना था, क्योंकि पौड़ी में साइक्लिंग नहीं हो सकती थी। तो यहाँ मेरे दोस्त भी थे, तो इसलिए हम यहाँ शिफ्ट हो गए और फिर मैंने मेन प्रॉब्लम मेरे को हुई थी कि स्कूलिंग कैसे करनी है साथ में, क्योंकि अगर मैं रोज़ 3-3 4-4 घंटे अगर राइड कर रहा हूँ, तो उसमें मेंटली भी टायर्ड बहुत हो जाते हैं, तो फिर पढ़ाई भी मैनेज करना काफ़ी टफ़ रहता है। तो फिर मैं ऐसा स्कूल ढूँढने लगा जो लाइक इन सब में सपोर्ट देता हो। तो मेरी एक बड़ी बहन है, वो बैडमिंटन प्लेयर है, तो वो देहरादून में एक स्कूल में पढ़ती है, सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल में। तो उस स्कूल में जो डायरेक्टर सर हैं, विपिन बलूनी सर, वो काफ़ी सपोर्टिव रहे। तो मेरी बहन ने मेरे को सजेस्ट किया कि अब तू देहरादून आ ही गया है, तेरे को साइक्लिंग करनी है, स्पोर्ट्स में करियर बनाना है, तो तू इस स्कूल में जाके बात कर ले एडमिशन की। काफ़ी दिक्कतें भी आई क्योंकि हम अब यहाँ फिर हमको पहले रेंट पे रहना पड़ा। मैं एकदम 1 बीएचके का रूम लिया था पहले, तो उसमें साइकिलें भी पड़ी हैं, सामान भी पड़ा है, तो इसलिए मेरे को था कि अब जल्दी से कुछ करना है अच्छे से। तो उसके बाद हमने स्कूल जाके बात करी, तो सर ने हमको बहुत अच्छे से रिसीव किया, बोला कि काफ़ी अच्छा है, पैशन है बच्चे का, बहुत डिफरेंट स्पोर्ट चूज़ किया है। मैं अपने स्कूल में पहला स्टूडेंट था जो साइकिलिंग करता हूँ। अच्छा। तो उससे सर को भी बहुत अच्छा लगा कि नए-नए स्पोर्ट्स हमारे स्कूल में आए, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप यहाँ एडमिशन ले लो और आपको हम फुल सपोर्ट देंगे। तो उनका सपोर्ट रहा है, तब जाके मैं अब बहुत ट्रेनिंग कर पा रहा हूँ। अश्विन, आप 2 कैटेगरी में साइक्लिंग करते हैं, एक माउंटेन बाइकिंग जिसे कहते हैं और दूसरा जो रोड साइकिलिंग। रोड साइक्लिंग।
दोनों में कितना डिफरेंस है और कितना थ्रिल है, उसके बारे में आप कुछ बताइए। वैसे इंडिया में जो है रोड साइकिलिंग का ही ज़्यादा वो है, क्रेज़ है और लोग जानते हैं, तो रोड साइकिलिंग को ही जानते हैं, क्योंकि वो मतलब उसके लिए आपको ज़्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से नहीं चाहिए। हाँ, रोडें बहुत अच्छी चाहिए होती हैं, हाईवे काफ़ी अच्छे चाहिए होते हैं, क्योंकि जो माउंटेन बाइक है और रोड बाइक है वो साइकिलें बहुत डिफरेंट है, क्योंकि आप रोड बाइक को माउंटेन्स में नहीं चला सकते, और जो एमटीबी है वो हाईवे पे इतनी तेज़ नहीं चलेगी जो आप रेस में जीत पाएँ। तो रोड साइकिलिंग बहुत डिफरेंट है, क्योंकि उसमें आपकी स्पीड्स लगभग 40 की एवरेज ही आती है, लाइक 40 किलोमीटर पर आवर एवरेज ऑन हाईवेज। रेस के बीच में जब हम दूसरे राइडर्स के साथ चलते हैं तो बहुत एक दो दो इतना कम गैप होता है राइडर्स के टायर्स के बीच, और वो काफ़ी डेंजरस भी है, क्योंकि अब एक अगर दूसरा इंसान गलती करता है तो अगर हमारी गलती नहीं भी है तो भी हम गिर जाते हैं, और अगर स्पीड हमारी 40 प्लस है तो फिर गिर के बहुत चोटें लगती हैं, क्योंकि इसमें अब ऐसा नहीं कर सकते हम कि हम पूरा सूट पहने एकदम प्रोटेक्टिव, क्योंकि उससे हमारी टांगे पेडलिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। तो एक हेलमेट होता है और ग्लव्स होते हैं मैक्स टू मैक्स, उसके बाद अगर गिरते हैं तो काफ़ी लगती है। बट यह है कि इस चीज़ में बहुत मज़ा भी आता है, एड्रेनलिन रश मिलता है बहुत अच्छा, और जब रेसिंग होती है हाईवेज़ पे बहुत स्पीड में, लाइक टॉप स्पीड हमारी 60-70 भी पहुंच जाती है कभी कभी हाईवे पे साइकिल में, तो काफ़ी मज़ा भी आता है। और जो दूसरा डिसिप्लिन है एमटीबी, वो तो बहुत डिफरेंट है, वो और डेंजरस है, क्योंकि आपको पहाड़ों में चलानी है, मतलब रोड तो आती ही नहीं है रेस में, आपको रोड पे नहीं चलानी है, आपको पत्थरों पे, ट्रेल्स पे, सीढ़ियों पे, ऐसी जगह चलानी होती है। उसमें काफ़ी लंबी लंबी जंप्स होती है, 6-6 फीट की जंप्स हैं, तो काफ़ी ऑब्स्टिकल वाली होती है, और क्लाइम्स होती हैं बहुत खतरनाक, लाइक 40-50 डिग्री क्लाइम्स तक हो सकती हैं एमटीबी में। तो अब उसमें भी बहुत रिस्क होता है, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है ऐसे पास्ट में, कि मैं भी कभी कहीं पत्थर से नीचे ला रहा हूँ तो मैं गिरा हूँ बहुत बार, हाथ पैर टूटे तो नहीं है पर ऐसा है कि चोटें बहुत लगती हैं। और इसमें लोगों को अभी एक्सपोजर कम है एमटीबी का, रोड का काफ़ी एक्सपोजर है इंडिया में, और रोड की रेसिंग भी काफ़ी होती है, क्योंकि साउथ की साइड रोडें अच्छी हैं सब, तो वहाँ बहुत रेसिंग होती है। नॉर्थ की साइड एमटीबी ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑब्वियसली पहाड़ इधर हैं। तो यही है कि ये दो डिसिप्लिन मेरे को अच्छे लगे, कि मेरे को लगा कि एक करके क्या फ़ायदा, दोनों में मज़ा आ रहा है तो दोनों कर लेता हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि दोनों ही करके ट्राई करते हैं। बिल्कुल। आपकी जब शुरुआत हुई पौड़ी से, और जाहिर सी बात है कि पहाड़ में साइकिल चलाना मुश्किल का काम होता है, गियर वाली साइकिल जब अपने फादर की आप चला रहे थे, तो एमटीबी जब आपने शुरू किया, उसका कितना सपोर्ट मिला जो आपने शुरुआत में पौड़ी की पगडंडियों पे या पहाड़ियों पे जो साइकिलिंग चलाई थी? मैं बोलूँगा मेनली मैं उसी की वजह से एमटीबी कर पा रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि हम काफ़ी हाई एल्टीट्यूड में रहते थे पौड़ी में, और वहाँ साइकिलिंग की प्रैक्टिस वहाँ मतलब डायरेक्टली हमने वहीं स्टार्ट करी है, तो उसका मेरे को बहुत बेनिफिट मिला, क्योंकि हमारे घर के बाहर जाते ही क्लाइंब आ जाती है और डाउनहिल आ जाता है, तो उसकी प्रैक्टिस मेरे को बचपन से ही हो गई थी, क्लाइंब्स करने की, बहुत हार्ड, लाइक ठंड में चलाने की या फिर पगडंडियों में चलाने की। हम पौड़ी में जैसे वो घरों की सीढ़ियाँ होती हैं, उनसे नीचे लाते थे साइकिल में, तो उसकी प्रैक्टिस भी हो गई थी, तो इसलिए मेरे को काफ़ी मज़ा भी आता था। तो उसकी मेरे को बहुत हेल्प मिली जब मैं बड़ी-बड़ी रेसेस खेलने गया हूँ, जैसे मनाली वगैरह या फिर स्पीति वगैरह। स्पीति जैसे काफ़ी बहुत ही हाई एल्टीट्यूड है, तो वहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी रहती है, तो जो नॉर्मल जो फ्लैट के राइडर्स हैं, उनको थोड़ा दिन पहले आना पड़ता है, ताकि वो एक्लेमेटाइज़ हो जाएँ वहाँ के लाइक उससे एटमॉस्फेयर से। तो हमको हेल्प मिलती है उस चीज़ की, क्योंकि हम ऑलरेडी उसमें चला रहे थे, तो वहाँ जाके हमको ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती, और हमारे लिए एक एडवांटेज ही बोलूँगा कि अगर मैं पौड़ी से साइकिलिंग स्टार्ट करी है तो मेरे को बहुत एडवांटेज मिलती है जब मैं हाई एल्टीट्यूड रेसिंग करता हूँ। जी। अश्विन, आप बात कर लेते हैं उन 5 नेशनल चैंपियनशिप की जिनमें आपने उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया पार्टिसिपेट करके। कैसा अनुभव रहा, और उन 5 में से कौन-सा ऐसा कोई एक चैंपियनशिप आपकी यादगार है कि जिसमें मेडल भी आया और एक वो मेमोरेबल चैंपियनशिप भी बनी, और उसे जब भी आप याद करते हो तो लगता है कि हाँ यार, कुछ तो बहुत अच्छा किया है? तो अभी मैंने 5-6 बार तो खेल रखा है नेशनल, 3 बार मैंने रोड साइकिलिंग में नेशनल खेला है। तो रोड साइकिलिंग में तो पहाड़ी लोगों का थोड़ा कम ही रहता है, क्योंकि रोडें नहीं होती हम पे, हाईवेज़ नहीं होते, तो पर उसका भी अलग मज़ा है नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का। तो 3 नेशनल तो मैंने साउथ की साइड खेलने, कर्नाटका, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। तो वहाँ तो लाइक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, क्योंकि अब इतनी ट्रेनिंग नहीं होती थी कि हम साउथ वालों को लाइक बीट कर पाएँ उन्हीं के गेम में। बट ऑन द अदर हैंड जो एमटीबी है, जो हमारा ही गेम है,
वहाँ काफ़ी हेल्प मिलती है। जैसे मेरे को 3 साल से मैं एमटीवी प्रॉपर कर ही रहा हूँ। ओके। तो मैंने स्टार्ट किया था अंडर 14 से ही। तो अंडर 14 में मैंने 2 साल एमटीवी नेशनल खेला है और अंडर 16 में भी 2 साल एमटीवी नेशनल खेला है। तो अंडर 14 में तो जब मैंने पहला नेशनल खेला था अपना, तो मैं अपने दोस्त की साइकिल बोरो करके ले गया था, क्योंकि हम पे इतना था नहीं पैसे, क्योंकि बहुत महंगी आती है साइकिलें हमारी। मेरे को भी नहीं पता था पहले कि 2-2 3-3 लाख की साइकिलें होंगी। तो हमको था कि अब क्या करें। तो मेरे दोस्त अच्छे हैं यहाँ के, तो उन्होंने बोला कि ले मेरी साइकिल बोरो करके ले जा, अगर तेरे लिए लाइक तेरा ही अच्छा है इसमें तो मैं भी सपोर्ट करता हूँ तेरे को। तो मैं जूते भी, हमारे जो शूज़ होते हैं साइकिलिंग के, वो भी थोड़े डिफरेंट होते हैं, नॉर्मल शूज़ नहीं होते, वो आपके पेडल्स पे क्लिप हो जाते हैं। तो वो भी मैं किसी दोस्त के लेके गया, लाइक एक दोस्त से मांग के मैं अपना पहला नेशनल खेलने गया था। और बहुत नर्वस था पहले, क्योंकि इतना टफ था, क्योंकि ट्रैक बहुत टफ बनाया जाता है नेशनल में, और क्लाइम्स बहुत टफ होती हैं, डिसेंट्स बहुत टफ होती हैं, टेक्निकल होती हैं, उसमें गिरते पड़ते सब हैं। तो पहला नेशनल जब खेला तो मेरी 7th रैंक आई अंडर 14 में। अब 7th रैंक से मैं काफ़ी खुश तो था, लेकिन ये है कि एमटीवी में लोग ही वैसे कम आते हैं। तो लाइक मेरी कैटेगरी में थे ही कुल 30 बच्चे ही थे, पर 30 में से भी जब मैं 7th आया तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ यार, एमटीवी मेरा गेम है, तो इसमें मेरे को अच्छा करना चाहिए। फिर नेक्स्ट अंडर 14 मेरा लास्ट साल था, तो इस बार मैं अच्छी प्रिपरेशन करके गया था, न्यू बाइक लेके गया था। मेरे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया कि नई बाइक मैं ले पाया, इक्विपमेंट ले पाया अपने, और स्कूल से भी काफ़ी सपोर्ट मिला। फिर उस नेशनल में मेरी 5th रैंक आई। अच्छा। तो अब 5th रैंक आई तो मैं और खुश हो गया कि यार थोड़ा सा क्लोज है, बस एक पोडियम आ जाए, बहुत खुशी होगी। तो पर एक था कि अब कैटेगरी बड़ी हो गई थी, अंडर 16 में आ गया था मैं, तो थोड़ा मेरे को और मेहनत करने की ज़रूरत थी। अभी तक मैं जो था खुद से ही ट्रेनिंग करता था, क्योंकि इसमें अब ऐसे इंस्टीट्यूट होते नहीं हैं कोचिंग के, तो किसी से पूछ के, लाइक बड़े राइडर से पूछ के ऐसे ट्रेनिंग होती थी। पहले खुद से करी, तो उस साल भी मैंने खुद से ट्रेनिंग करी, काफ़ी इक्विपमेंट ठीक ठाक किया अपना। फिर अंडर 16 में मैंने चंडीगढ़ मोरनी हिल्स एक जगह है, वहाँ नेशनल होता है, वहाँ खेला नेशनल। तो 16 में फिर से मेरी 5th रैंक आ गई। तो अब मैं थोड़ा नर्वस हो रहा था कि यार मैं इससे ऊपर बढ़ कैसे नहीं रहा हूँ, मेरी परफॉर्मेंस क्यों नहीं बढ़ रही, क्योंकि जो बच्चों ने मेरे साथ अंडर 14 में खेलता वही मेरे साथ 16 में भी खेल रहे हैं, तो कंपटीशन लगभग सेम ही है। तो मेरे को था कि इनकी परफॉर्मेंस तो बढ़ रही है, मेरी मैं कहाँ कम रह रहा हूँ। तो फिर मैंने और रिसर्च करी, फिर मैं स्कूल से भी अपने सर को बताता था, बलून सर को बताता था कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उनने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया। एक डिवाइस आता है हमारा, जीपीएस और ट्रैकर डिवाइस होता है, उससे आपको हार्ट रेट, आपकी पावर, ये सब ट्रैक होती है। तो वो काफ़ी महंगा आता है, 50-60,000 का। तो उसके मेरे पे इमीडिएट मनी नहीं थी, क्योंकि मैं बाकी चीज़ों में भी खर्च करना था, साइकिलें महंगी हैं। तो पिछले साल ही मैंने एक नई साइकिल ली, वो भी लाइक 5 लाख कुछ की पड़ी हमको। तो मम्मी पापा ने जैसे तैसे ली हम मेरे लिए। तो अब ये था कि अब इतनी महंगी साइकिल ले लिया, इक्विपमेंट ले लिया, तो ये छोटी छोटी चीज़ें लेने के लिए पैसे नहीं बचते। तो सर को जब बताया तो ऐसा मेरे को लगा नहीं था कि सर कुछ बोलेंगे, बट सर ने सीधा हेल्प करी, बोला कि मैं तेरे लिए डिवाइस लेता हूँ, तू अपना करियर बना इसमें, तू अपनी ट्रेनिंग कर। तो काफ़ी ग्रेटफुल हूँ मैं सर के लिए। तो फिर वो डिवाइस जब मेरे पे आया, तब मैंने, इंडिया के जो टॉप राइडर्स हैं वो कोचिंग दे देते हैं बच्चों को, तो मैंने उनसे बात करी। तो उनमें से एक भैया मेरे को मिले, मणिपुर के हैं, रोनल नाम है उनका। तो उनसे फिर मैं उनके अंडर कोचिंग करी, 4-5 महीने कोचिंग करी पिछले साल, बहुत मेहनत करी। मतलब 6 महीने तक तो मैं साइकिलिंग वाला कुछ करा ही नहीं, हर दिन साइकिलिंग ही कर रहा था। तो उसके बाद अभी फेब में रिसेंटली मेरा लेटेस्ट नेशनल रहा है, तो ये हुआ था अरुणाचल प्रदेश रोइंग में। तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छी चलाते हैं, क्योंकि उनका हाई एल्टीट्यूड भी है, उनके ट्रैक्स अच्छे हैं। तो हमको प्रैक्टिस है लेकिन उतनी नहीं, तो मैं बहुत नर्वस था, इसलिए हम 10 दिन पहले ही चले गए थे अरुणाचल, क्योंकि ट्रैक ऑलरेडी बन चुका होता है, तो उसमें बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप ब्लाइंडली जाओगे तो आप नहीं चला पाओगे। उनकी क्लाइम्स ऐसी होती हैं कि कभी कभी आपको उतरना पड़ जाता है, हाथ से धक्का मारना पड़ जाता है। तो उसकी ट्रेनिंग करी 10 दिन। फिर अब जो नेशनल होते हैं उसमें भी आपके कैटेगरीज के अंदर डिसिप्लिन होते हैं। जैसे एक टाइम ट्रायल होता है जिसमें आप सिंगली चलाते हैं, आपका टाइम नोट होता है। दूसरा आपका मास स्टार्ट होता है जिसमें सारे साथ में चलाते हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे आते हैं। तो पहली रेस हमारी हुई मास स्टार्ट, जिसमें सब साथ में थे। तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था, क्योंकि सब बच्चे मेरे को जानते हैं कि भाई काफ़ी अच्छा राइडर है अभी। तो अब कॉन्फिडेंट था, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, एक रात पहले मेरे को जुकाम लग गई। अच्छा।
तो अब मैं फिर बहुत उदास सा हो गया था कि यार अब तबीयत भी ख़राब हो रही है, अब मैं कैसे चलूँ? फिर भी मैंने हिम्मत करी, मतलब स्टार्टिंग लाइन पे चलाई अच्छे से। 4 लैप कुछ थे रेस के। 4 लैप में से 2 लैप मैं काफ़ी अच्छी चला पाया, 5th 6th पोज़ीशन, 3rd पोज़ीशन तक रहा। उसके बाद जुकाम थोड़ा महसूस किक इन हुआ, किया, हाँ। तो अब नहीं चल पाई मेरे से साइकिल, और फिर रैंक मेरी बहुत नीचे आई उसमें। तो अब मैं लाइक बहुत डिमोटिवेट हो गया था। मतलब एक इवेंट बचा है दूसरा, उसमें इसमें ही मेरी हालत ख़राब होगी, तो अब मैं उसमें क्या ही करूँगा? हुँ, तो अब सो गए, उस रात हो गया। फिर अगले दिन जब टाइम ट्रायल हुआ, तो मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मैं चला पाऊँगा अच्छे से, क्योंकि थोड़ा इफ़ेक्ट तो कर रहा था। बट उस दिन मेरे को था कि अब ऐसा होता है कि टाइम ट्रायल में लैप कम होते हैं बहुत। अच्छा। जैसे मास स्टार्ट में 4 लैप है, तो हमारा इस बार टाइम ट्रायल में 1 ही लैप था। ये तो ऐसा था कि लैप बहुत छोटा है, पावर मेरे पे है, शॉर्ट पावर है। तो मेरे को था एक लैप तो मैं बहुत अच्छे से चला दूँ, 10 मिनट की ही लैप होती है एक, तो उसको बहुत अच्छे से चला दूँ। तो अब मैंने बोला कि जो होगा देखा जाएगा। मैंने फुल पावर से चलाई, 1-2 बार डिसबैलेंस हो गई, उतरा भी साइकिल से, लेकिन फिर भी था कि नहीं अच्छी चलानी है। फिर जैसे-जैसे आया, फिनिश लाइन क्रॉस करी। अब ऐसा होता है कि रिज़ल्ट उस टाइम नहीं मिलते, तो अब सब उसमें सस्पेंस में रहते हैं कौन जीतेगा। कौन तो मेरे को था नहीं उम्मीद अपने हाथ से, तो मेरे को था कि अरे कोई बात नहीं, हो गया, नहीं जीता हूँगा, तो चलते हैं। फिर अपने गए, रूम में चले गए, वहाँ पैकिंग करना स्टार्ट की, अगले दिन ही चले जाएँगे। ऐसा इवेंट जैसे 4 दिन का होता है, और मेरी जो रेस हो गई थी वो पहले 2 दिन में ही हो गई थी, और ओके। मेडल सेरेमनी जो होती है वो लास्ट में होती है। तो हमने पहले ही बैग पैक कर लिए थे कि आना तो हाँ, है नहीं, घर चलते हैं, हाँ। क्यों रुकना पूरे इवेंट के लिए। हाँ, तो बैग पैक कर लिया, और फिर मेरे को शाम को कॉल आई वेन्यू से मेरे दोस्त की, और कॉल उठाते ही उसने बोला, भाई तेरा पोडियम आ गया, तू नाइस। थर्ड आया। तो 1 सेकंड से, लाइक जो 4th बंदा था उसका टाइम था। वो अब तक के करियर का पहला मेडल था। हाँ, वो हाँ, मेरा पहला ब्रॉन्ज़ मेडल रहा है। जी। तो बहुत ही कम मार्जिन, लाइक 1 सेकंड से मैं थर्ड आ पाया हूँ। जो 4th जो आया उसका टाइम रहा होगा 9 मिनट 58 सेकंड कुछ था, और मेरा टाइम था 9 मिनट 57 सेकंड। तो मैं तो पागल ही हो गए थे हम दोस्त लोग कि बाप रे! 1 सेकंड से जीत गया। अश्विन, अगर हम साइकिलिंग को एज़ अ करियर देखें, तो कितनी संभावना है? क्या लगता है आपको कि साइकिलिंग को क्या एज़ अ करियर हमें उसे चुनना चाहिए? और ख़ासकर उन यूथ के लिए जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा अगर वो चाहते हैं कि मैं साइकिलिंग करके अपना करियर बनाऊँ? तो किस तरह की संभावना है उस पे बताइए? जब मैंने साइकिलिंग स्टार्ट करी थी, उस टाइम पे तो ना के बराबर लोग करते थे साइकिलिंग, तो एक्सपोज़र नहीं था, ना उसमें ज़्यादा करियर ऑप्शंस थे, क्योंकि नेशनल ही होता था। नेशनल के बाद मेडल सेरेमनी हुई, उसके बाद कुछ नहीं, लाइक उसके बाद आप घर बैठ जाओ। हाँ। तो एशियन ट्रायल होते थे, जो एशियन चैम्पियनशिप होती है एशिया की साइकिलिंग में, वो होती थी, लेकिन एशियन चैम्पियनशिप को क्वालीफाई करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और काफ़ी पैसे भी लगते हैं। हुँ, तो पहले तो मेरा मन नहीं था उसमें कि करियर बनाऊँ, लेकिन अब जाके काफ़ी एक्सपोज़र है, लोग चला रहे हैं साइकिल, क्योंकि फ़िटनेस के लिए तो लोग चलाते ही हैं साइकिल। हुँ, तो अगर आप फ़िटनेस कर ही रहे हो और आपको मज़ा आ रहा है, तो अगर आप उसे एज़ अ करियर ऑप्शन देखते हो, तो अब उसमें चांसेस बहुत हैं, क्योंकि फ़ॉरेन में तो वैसे भी साइकिलिंग एक अच्छा खासा करियर ऑलरेडी है, इंडिया में अभी नहीं है, पर इंडिया में भी बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ अब खुल चुकी हैं साइकिलिंग के थ्रू। जैसे आप नेशनल जीतते हैं, नेशनल में मेडल्स आते हैं, तो आप सरकारी जॉब्स भी मिल जाती हैं। आप आर्मी में भर्ती के ले सकते हैं, एयर फोर्स वाले वो निकालते हैं, वैकेंसीज़ निकालते हैं हुँ, इसके लिए। तो इसमें अगर आप अच्छी साइकिलिंग कर रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं लगेगी। तो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं, और अगर आपको और बड़ा करना है, सिर्फ़ इंडिया तक सीमित रहना है, तो एशियन ट्रायल्स हर साल होते हैं, एशियन चैम्पियनशिप के लिए, उसमें आप पार्टिसिपेट करिए, हुँ, उसमें जाइए। अगर आप उसमें पोडियम पे आते हैं, तो आपको फिर इंडियन टीम में ले लेते हैं। इंडियन टीम फिर आपको एशियन ट्रायल, एशियन चैम्पियनशिप के लिए जाती है, बाहर मलेशिया होती है, कज़ाकिस्तान, हर साल अलग जगह होती है। तो उसके बाद जब अगर आप वहाँ अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, तो फिर सरकार का काफ़ी सपोर्ट मिलता है, लाइक फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है, और एक्सपोज़र भी मिलता है। फिर उससे और जोश चढ़ जाता है। और ऐसे ही एक इंडिया का राइडर है, काफ़ी अच्छा राइडर है, और वो भी बहुत टाइम साइक्लिंग कर रहा है। तो इंडिया में वो टॉप पे ही था, जबकि वो अभी सिर्फ़ 20 साल का ही है। हुँ, फिर भी उसने सब लोगों को हरा रखा है, जो एलीट कैटेगरी के भी हैं, उससे बड़े भी हैं, सबको बीट कर देता था। पर वो सीमित हो गया था कि यार इंडिया में तो बीट कर रहा हूँ, अब मैं बाहर कैसे जाऊँ? हुँ, तो उसने अब ऐसे छोड़ ही नहीं इस चक्कर में कि कुछ नहीं हो रहा, तो करता रहा, सरकार का सपोर्ट भी था, काफ़ी ट्रेनिंग करी उसने, और अब जाके उसको एक बाहर की ही जापानीज़ कंपनी ने वो कर लिया है, एज़ अ साइक्लिस्ट मतलब हायर कर लिया है कि ओके, आप हमारी टीम में आ जाओ। तो अब उसका बहुत अच्छा स्कोप है, उसको फाइनेंशियल एड मिलती है, उसको
हर रेस में जाने का मौका मिलता है, जितनी भी इंडिया से बाहर रेसेस हो रही हैं हर रेस में वो जाता है। और रिसेंटली वो अभी वर्ल्ड कप के लिए भी सिलेक्ट हो गया, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि इंडिया से नहीं लोग क्वालिफाई कर पाते वर्ल्ड कप में। तो अब बहुत करियर ऑप्शन मैं बोलूँगा कि साइकिलिंग में है। ऐसा नहीं है कि आप मज़े के लिए करिए और सोच रहे हो कि अ, इसमें कुछ होगा नहीं, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। अश्विन, एक इम्पोर्टेंट सवाल, आपने जैसे बताया कि साइकिलिंग एक्सपेंसिव गेम है। शुरुआती दिनों में या शुरुआत में जब कोई शुरुआत करता है साइकिलिंग के लिए, क्या लगता है आपको कि गवर्नमेंट सपोर्ट अगर उसे उन शुरुआती दिनों में मिल जाए, तो उससे बड़ी मदद होगी, हेल्प होगी उस खिलाड़ी की, जो उसे करियर बनाना चाहता है या अपने स्टेट के लिए, अपने देश के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करना चाहता है? क्या लगता है आपको कि अगर किसी भी तरह की गवर्नमेंट सपोर्ट होने चाहिए, जो किसी भी खिलाड़ी के लिए फ़ायदेमंद होंगे? तो बेसिक गवर्नमेंट सपोर्ट तो जैसे स्पोर्ट्स में मिलता ही है, जैसे रनिंग हो गई या फिर बाकी स्पोर्ट्स हो गए। तो उनमें ऐसा है कि इक्विपमेंट और जो अच्छे इक्विपमेंट है वो ऑब्वियसली महंगे आते हैं, लेकिन साइकिलिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसका जो इक्विपमेंट पे ही रिलाय करता है मेनली। अगर आपकी साइकिल अच्छी नहीं होगी, आपकी साइकिल ठीक से नहीं चल रही होगी, तो आप कितना भी अच्छी स्ट्रेंथ लेके आ जाए, आप नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। तो आई गेस सरकार को बेसिक नीड्स तो देनी चाहिए। जैसे जब मैंने स्टार्ट करी थी, तब हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट जो होते हैं वहाँ साइकिलें हर डिपार्टमेंट में होती हैं, तो वो ऐसे ठीक ठाक साइकिलें होती हैं, लाइक एंट्री लेवल बाइक्स होती हैं। तो हमने उनसे भी काफ़ी बार हेल्प मांगी है, उनने करी है 2-3 बार हेल्प, लेकिन मेरे को लगता है कि सरकार को ज़्यादा वो करना चाहिए एडवेंचर स्पोर्ट्स के प्रति, कि आप थोड़ा इक्विपमेंट अच्छा कर पाएँ और सपोर्ट दे पाए लोगों को, लाइक रैलीज़ निकालें, नई रेसेस, सरकारी रेसेस बहुत कम होती है जैसे, उनको सरकार को रेसेस करानी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि ये भी स्पोर्ट होता है। और बेसिक नीड्स तो साइकिलिंग की यही होती है कि आपका इक्विपमेंट होना चाहिए, हेलमेट अच्छा होना चाहिए क्योंकि सेफ्टी ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है, और साइकिल अच्छी होनी चाहिए। और दूसरा है कि जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वहाँ भी साइकिलिंग होती है, तो उसकी जो सिलेक्शन वो है उसको सरकार को थोड़ा और ब्रॉड कर देना चाहिए, क्योंकि लोगों को नहीं पता रहता कि इसके भी ट्रायल्स होते हैं, इसमें कैसे एंट्री लेते हैं। तो अगर साई में सपोर्ट और ज़्यादा कर दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि लोगों के पास स्टार्टिंग में अगर सपोर्ट नहीं होगा तो वो स्टार्ट ही नहीं करेंगे, तो फिर वो अच्छा कैसे कर पाएंगे। अगर पोटेंशियल होगा भी और स्टार्ट में ही कुछ सपोर्ट नहीं है, तो आप ऑब्वियसली नहीं कर सकते अच्छा। वो तो हमारी फैमिली थोड़ी ठीक ठाक हैं, लाइक वेल ऑफ हैं, तब जाके हम अपना खुद का इक्विपमेंट ले पाए, फिर हम पार्टिसिपेट करते हैं रेसेस में। और ऐसा है कि जब आप पार्टिसिपेट कर लेते हैं एक बार, तब आपको सपोर्ट मिलता है, तो उसका मेरे को फ़ायदा तो लगता नहीं, क्योंकि मतलब अच्छी बात है सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन अगर आप इनिशियल डेज़ में सपोर्ट करें, तब ही आपका टैलेंट आपको दिख पाएगा। छोटे-छोटे बच्चे हैं 14-14 साल के, उनको पता नहीं रहता साइकिलिंग क्या, वो बहुत इम्पल्स बाइंग कर देते हैं। माँ-बाप को बोलते हैं कि नहीं महँगी साइकिलें लो। अब कुछ-कुछ के मम्मी-पापा काफ़ी होते हैं वेल ऑफ, तो ले लेते हैं, लेकिन जो बच्चों को शौक है और उनके माँ-बाप नहीं ले सकते 1-1, 2-2 लाख की साइकिलें, तो उनके लिए सरकार को सपोर्ट देना चाहिए इनिशियल डेज़ में, क्योंकि आगे जाके तो ऑब्वियसली कर ही लेगा अच्छा। अश्विन, एक आखिरी सवाल, आने वाले दिनों की बात करते हैं, कौन से वो टूर्नामेंट होंगे, चैंपियनशिप होगी जिसमें आपके पैरों की जादूगरी हमें देखने को मिलेगी? फ़िलहाल तो इस बार मैं, क्योंकि मेरा 12th है बोर्ड है, तो मैं थोड़ा रेसिंग कम कर रहा हूँ क्योंकि अभी बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स चाहिए। लेकिन अभी नेशनल है अक्टूबर में फिर से एमटीबी का, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बार फिर से पार्टिसिपेट करते हैं। इस बार मेरी कैटेगरी अंडर 18 हो चुकी है, तो अब देखते हैं क्या हो पाएगा। ट्रेनिंग में क्योंकि थोड़ी कम हो पा रही है, थोड़ी 12th की वो भी ज़्यादा है मेरे को, मार्क्स भी चाहिए, तो थोड़ा कम कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ रहा हूँ साइकिलिंग, कुछ कर रहा हूँ। जैसे ही 12th खत्म होती है उसके बाद मैं फिर से अपना कंटिन्यू करूँगा, सारी रेसेस खेलूँगा और ट्राई करूँगा कि इंटरनेशनल भी जा पाऊँ। मैंने एक इंटरनेशनल रेस खेली थी अभी इसी साल नेशनल के ठीक बाद, वो इंडिया में ही हुई थी। एशियन सीरीज़ उसका नाम था, एशियन माउंटेन बाइक सीरीज़। तो उसमें बाहर से काफ़ी बच्चे आए थे, मलेशिया वगैरह, इंडोनेशिया के। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, उसमें भी मेरी 3rd रैंक आई, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अब बाहर के बच्चों के साथ भी अगर हम कम्पीट कर पा रहे हैं तो ठीक ही कर रहे हैं। लाइक ट्रेनिंग अच्छी हो रही है। तो अब मैं चाहूँगा कि जैसे मेरा 12th बोर्ड निपट जाता है, मैं इंटरनेशनल रेसेस में भी पार्टिसिपेट करने का ट्राई करूँ। जी, अमर उजाला की ओर से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आप आने वाले दिनों में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में पार्टिसिपेट करने के साथ साथ हमारे उत्तराखंड के साथ साथ हमारे देश का भी नाम रोशन करेंगे। उसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और अपना समय देने के लिए उसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे साइकिलिस्ट
अश्विन राठौड़, जिन्होंने बताया कि वो अपने पैरों की जादूगरी से न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश का नाम रोशन करना चाहते हैं और आने वाले दिनों में इंटरनेशनल लेवल तक देश का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात एक बार फिर आने वाले दिनों में किसी ऐसे ही खिलाड़ी से कराएंगे जो अपने हुनर के दम पर न सिर्फ देहरादून बल्कि पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहा है। तब तक आप देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।